नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों अभी बीच में आपको वीडियोस रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, कुछ कारण थे जिस वजह से हम लोग व्यस्त थे और आगे आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। वैसे एक वीडियो डेली आपको मिल रही थी। आज हम लोग दोस्तों भूगोल में भारतीय मानसून पढ़ेंगे। भारतीय मानसून क्या है, हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। भारतीय मानसून समझने से पहले हम लोग सूर्य को समझेंगे कि सूर्य किस तारीख को कर्क रेखा पर होता है, किस तारीख को मकर रेखा पर होता है और कब विषुवत रेखा पर होता है। सूर्य की इन तीन रेखाओं की स्थिति को समझने के बाद आपको मानसून अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आज मानसून। मान लिया दोस्तों ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, हमारी कर्क रेखा। ये मकर रेखा और ये विषुवत। जब तक दोस्तों हमें सूर्य की स्थिति नहीं समझ में आएगी, मानसून का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सूर्य की स्थिति समझना हमारे लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है। ये विषुवत रेखा पर सूर्य, तारीख है दोस्तों 21 मार्च। कौन सी तारीख है, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तब दिन और रात की अवधि समान होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर जब जब सूर्य हमारा विषुवत रेखा पर होगा तब तक दिन और रात की अवधि कैसी होगी दोस्तों, समान होगी। 21 मार्च को आप समय याद करिए। समय होता है हमारे यहाँ पतझड़ से पहले का समय। तो 21 मार्च का ये समय है, ना ज्यादा गर्मी का मौसम ना ज्यादा सर्दी का मौसम, बिल्कुल मॉडरेट मौसम रहता है। और यहाँ पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है दोस्तों, समान होती है। 21 मार्च के 3 महीने बाद 22 जून, जो अभी ही आपके फिलहाल में गुजरा है, 22 जून को सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। और दोस्तों ये जो स्थिति है, ये सूर्य आगे पीछे नहीं होता है। सूर्य की किरणें कभी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कभी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और कभी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये दोस्तों आपने जब देखा होगा क्लास में, छोटी क्लास में, मान लीजिए ये सूरज है हमारा और ये पृथ्वी का पूरा क्रम है। पृथ्वी कभी इस पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 स्थितियों में पृथ्वी हो गई हमारी। तो ये 2 स्थितियां ऐसी हैं दोस्तों जब विषुवत रेखा सूर्य के सामने होती है। एक स्थिति ये ऐसी है जब मकर रेखा सामने होगी और एक स्थिति ये है दोस्तों जब कर्क रेखा सामने होती है। ये 4 स्थितियां हैं सूर्य की। 2 स्थितियों पर विषुवत रेखा सूर्य की किरणों के लंबवत होता है, सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ रही होती हैं। ये स्थिति ऐसी है ऊपर वाली, सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ रही होती हैं और ये स्थिति ऐसी है, सूर्य की रेखा लंबवत कर्क रेखा पर पड़ रही होती है। तो उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर बड़े में समझते हैं। तो कर्क रेखा 22 जून। अब दोस्तों जिस गोलार्ध में सूर्य होगा, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होगी दोस्तों, बड़ी होगी। मतलब सूर्य अगर कर्क रेखा में है या उत्तरी गोलार्ध के आसपास है तो उत्तरी गोलार्ध पर दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे और रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी, जैसा आजकल हो रहा है। आज के मौसम में हम लोग देखते हैं कि दिन की अवधि बहुत बड़ी रहती है। शाम का समय लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे तक चलता है और रात कैसा होता है दोस्तों, बहुत छोटी होती है। सुबह 5 बजे ही हल्का हल्का उजाला होने लगता है, यानी दिन निकलने लगता है। 3 महीने का समय है, ये याद रखिएगा और समय याद रखिएगा, दिन। तो 22 जून दिन कैसा होगा, बड़ा
और रात कैसी होगी, छोटी। इसके 3 महीने बाद 23 सितंबर सूर्य दोबारा कर्क रेखा पर होता है। और अभी हमने आपको बताया कि सूर्य जब कर्क रेखा विषुवत रेखा पर होगा तो दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहला दोस्तों, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन तारीख को दिन और रात की अवधि समान होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों को नाम भी दिया गया है दोस्तों। याद नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई निमोनिक विधि नहीं। निमोनिक विधि दोस्तों आपको बता दें, ये वो विधि है जिससे हम शब्दों को ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं। आप अपनी विधि बनाइए याद करने की। अब आप पहले वो विधि याद करिए, निमोनिक विधि जो आपको दूसरे बताते हैं, पहले वो याद रखिए, फिर उससे आप अपना सब्जेक्ट याद रखिए, तो कितना आप याद करेंगे। तो अपनी एक विधि बनाइए। देखिए 21 मार्च कौन सा समय होता है दोस्तों, गर्मी शुरू होने का समय होता है। गर्मी खत्म हो रही होती है, गर्मी खत्म होने वाली होती है और मानसून के आसपास हम लोग बढ़ रहे होते हैं। तो ये हो गया बसंत। क्या हो गया, बसंत। ठीक। सितंबर, इसके बाद 23 सितंबर के बाद दोस्तों हमारे यहाँ क्या होती है, सर्दियां शुरू होती हैं। तो इसको क्या कह देते हैं, शरद, विषुव, और इसको क्या कह देते हैं, बसंत ऋतु। कोई निमोना लगा दोस्तों, इसमें कोई निमोनिक विधि नहीं है, बस कायदे से आपको याद करना है। 21 मार्च का समय हमारे यहाँ बसंत ऋतु का मौसम होता है, तो बसंत ऋतु। 23 सितंबर का मौसम हमारे यहाँ कैसा होता है, सर्दियां हमारे यहाँ प्रारंभ होने वाली होती हैं, तो शरद ऋतु। ये दोनों दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तिथियां 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन और रात की अवधि बराबर। कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन 22 जून को। इसके 3 महीने बाद 23 दिसंबर। कई किताबों में आपको 22 दिसंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बेस्ड बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर्स में जो कॉपियां चेक होंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड पे चेक होंगी। यहाँ पर कई किताबों में आपको 21 जून देखने को मिलेगा, लेकिन 22 जून आपकी एनसीईआरटी बताती है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर चेक करना है तो एनसीईआरटी में जाके आप चेक कर सकते हैं देख के। तो 23 दिसंबर, आप देखिए दोस्तों, समझिए, जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस गोलार्ध का टेम्परेचर अधिक होगा कि नहीं होगा। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, तापमान अधिक होगा, और यहाँ पर क्या पड़ रही होगी, सर्दी पड़ रही होगी। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होगा तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, और यहाँ पर क्या पड़ रही होगी, सर्दी पड़ रही होगी। आप देखिए सबसे बड़ा दिन तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 23 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 जून। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, जब सबसे बड़ा दिन यहां पर है तो सबसे बड़ी रात यहां होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 जून, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 23 दिसंबर। ठीक, तो हमारे यहाँ दिन बड़े छोटे कब होते हैं, ये आपको इससे एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर को, अभी 25 दिसंबर आएगा बाद में, तब हम लोग बड़ा दिन मनाएंगे। क्या मनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। भेड़ चाल जो सब चल रहे हैं वही हम लोग चलेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। लेकिन 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ का सबसे छोटा दिन होगा, और सभी लोग अपने मोबाइल्स पे अपने दोस्तों को सबको शेयर करते हैं, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन दोस्तों वो है दक्षिणी गोलार्ध के लिए, हमारे लिए छोटा दिन है। तो अब 25 दिसंबर को बड़ा दिन नहीं, छोटा दिन मुबारक हो करिएगा। ठीक, क्रिसमस डे मनाया जाता है इस दिन। तो 25 दिसंबर जो बड़ा दिन होगा दोस्तों, वो कहाँ का होगा, दक्षिणी गोलार्ध का होगा, ना कि हमारे यहाँ का होगा। हमारे यहाँ बड़ा दिन कब है, 22 जून को। तो ये दिनों से भी कौन से तारीख को बड़ा दिन होगा, कौन सी तारीख को छोटा दिन होगा, कब बसंत विषुव होगी, कब शरद विषुव होगी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों समझते हैं हमारे यहाँ मानसून की प्रकृति। तो भारत में दोस्तों 2 प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मानसून हैं, 2 प्रकार के।
पहला मानसून है दोस्तों जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, और दूसरा मानसून है जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये दो प्रकार के मानसून हमारे यहाँ पाए जाते हैं, एक को आता हुआ मानसून या प्रवेश करता हुआ मानसून, और दूसरे को लौटता हुआ मानसून। अब किसको आता हुआ मानसून, किसको लौटता हुआ मानसून, किस मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है या भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, सब हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने ये बताया था, सूर्य की स्थिति 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक कहाँ रहती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। तो 21 मार्च से लेकर 22 जून तक अभी का जो समय है, यहां तक क्या होता है दोस्तों, हमारा उत्तरी गोलार्ध बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक तापमान हो जाता है। अब जब तापमान अधिक होगा तो दाब कैसा होगा, कम होगा। दाब कम होगा, तापमान अधिक होगा, दाब ज्यादा होगा, तापमान कम होगा। हमेशा इसका एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं। यदि आप फिजिक्स की भाषा में देखेंगे कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ताप दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक अधिक है तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा अधिक है तो एक क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया दोस्तों इतना। अब देखते हैं, देखिए उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ सूर्य है। 22 जून तक क्या होता है दोस्तों, यहाँ की संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब आपको पता है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी पर हवाएं गर्म होने पर ऊपर उठती हैं, अब हवाएं जब गर्म होने पर ऊपर उठेंगी तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो यहां पर कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अभी हमने बताया तापमान क्या रहता है हमारे यहां इस टाइम, अधिक, तो दाब कैसा हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक एक कॉन्सेप्ट दोस्तों धीरे से हम लोग समझते हुए चलेंगे तो मानसून में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हवाएं यहाँ पर गर्म होती हैं क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा होता है, तो गर्म हवाएं होने के कारण हवाएं यहाँ पर क्या होती हैं दोस्तों, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बनता है, तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। किसका क्षेत्र बनता है दोस्तों, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अब जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो आपको पता है हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। कहां से कहां की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये तो आपको पता होगा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां पर सूर्य की स्थिति होने के कारण यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहां के विपरीत में सूर्य है, इसलिए यहां पर क्या क्रिएट होता है दोस्तों, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हवाएं हमेशा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगी इन 6 महीनों के समय में। कहां चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगी। ये हवाएं ऐसे जाती हैं और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगी, किसको पार करेंगी, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को पार करते ही अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। विषुवत रेखा को पार करते ही किधर मुड़ जाती हैं दोस्तों, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। मतलब इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। ये दक्षिण वाला क्षेत्र है और किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो दाईं ओर मुड़ जाती हैं, किसके अनुसार, फेरोल के नियम के अनुसार।
फेरॉल के नियम के अनुसार हवाएं जब भी दक्षिणी गोलार्ध को पार करके विषुवत रेखा को पार करेंगी, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने के लिए विषुवत रेखा को पार करते ही अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। अब दाईं ओर मुड़ जाएंगी तो यहीं पर हमारा क्षेत्र है भारत, यहाँ पर हमारा लगभग ऐसे भारत पड़ता है। तो अब भारत में ये स्थिति कैसी हुई दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। तो इसी कॉन्सेप्ट के मानसूनी जो हवाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। जहां पर तापमान अधिक होगा, दबाव कैसा होगा, कम होगा। हमारे यहाँ अब दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जहां पर सूर्य होगा, मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ है, तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा, अधिक होगा, और प्रेशर कैसा होगा, दाब कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या है, सूर्य नहीं है, तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा, कम होगा, और दाब कैसा होगा, अधिक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो मानसून आपको रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। ये हमारा भारत है दोस्तों। तो ये हवाएं कैसी आती है दोस्तों, ऐसी आती है। इनकी दिशा कैसी हो गई, दक्षिण और पश्चिमी। तो इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इस मानसून के कारण दोस्तों संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। इस मानसून के कारण संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। लगभग 1 जून के आसपास क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ केरल के कालीकट द्वीप पर मानसूनी हवाएं टकराती हैं। सबसे पहले मानसूनी हवाएं कहां पर टकराती हैं, केरल के कालीकट द्वीप पर टकराती हैं। यहीं पर वास्को डी गामा आया था हमारे यहाँ भारत में, और इन्हीं हवाओं के सहारे आया था, इन्हीं व्यापारिक पवनों के सहारे हमारे यहाँ पर प्रवेश किया था। तो भारत में मानसून की डेट कितनी है दोस्तों, 1 जून। ऐसे करके ये हवाएं संपूर्ण भारत में वर्षा कराते हुए जाती हैं। इस वाले क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है ये 25 मई को पहुंचता है। कब पहुंचता है दोस्तों, 25 मई को। 25 मई को ये ऐसे होता हुआ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में होता हुआ ऐसे म्यांमार वगैरह निकल जाता है। तो ये भारत की मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचता है। वैसे माना जाता है कि हमारे यहाँ भारत की मुख्य भूमि पर जो मानसून पहुंचता है वो 1 जून को पहुंचता है। अब आप लोगों को पता होगा किसी वर्ष हमारे यहाँ मानसून अच्छा आ जाता है, किसी वर्ष हमारे यहाँ मानसून अच्छा नहीं आता है। यानी किसी वर्ष हमें सूखे की स्थिति को देखना पड़ता है और किसी वर्ष हमें बाढ़ की स्थिति को भी देखना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो वो एल नीनो की विधि के कारण होता है। एल नीनो एक प्रक्रिया है, उसको हम लोग आगे समझेंगे बाद में। अब देखते हैं दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया है पर्वत श्रृंखलाएं जब मैंने पढ़ाई है तो उसमें बताया है यहाँ पर पश्चिमी घाट। जिसने हमारी पर्वत श्रृंखला के पार्ट को नहीं देखा है वो इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, भारत की नदियां देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये मानसून क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी तट से टकराकर और पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा करवाता है।
खूब वर्षा करवाता है। इसलिए आपने देखा होगा पश्चिमी तट वाला जितना भी क्षेत्र है ये लगभग घने वनों का प्रदेश है। कौन सा है? घने वनों का प्रदेश है। इसलिए पश्चिमी घाट पर मानसून सबसे पहले टकराता है, इसलिए वर्षा होती है। आगे चलकर ये इन क्षेत्रों में वर्षा कराता है। और जब मानसून दोस्तों यहां से आता है, हवाएं यहां से आती हैं, तो यहां आपको पता है ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र है पूरा ऐसे करके, यहाँ पर आपको पता है गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता है अघोर, मिसमी, दफला, मिकिर ये सब है, यहाँ पर बराइल की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक ब्लॉक जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लॉक जैसा बन जाता है। ये हवाएं आकर इसी क्षेत्र में फंस जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, आगे नहीं जा पाती। मान लीजिए अगर यहाँ पर हिमालय ना होता तो ये हवाओं को रास्ता मिल जाता और ये सीधे कहाँ प्रवेश कर जाती? हमारे म्यांमार में प्रवेश कर जाती। लेकिन यहाँ पर हिमालय की स्थिति होने के कारण यहाँ पर मानसूनी हवाएं फंस जाती हैं और घूम घूम के यहाँ पर वर्षा कराती हैं। सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में। कहां पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मौसिनराम में भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। क्या कारण है? भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं, भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। वैसे संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो हमारा विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होनी चाहिए? विषुवत रेखा पर होनी चाहिए। लेकिन वर्षा हो कहाँ रही है सबसे ज्यादा? कर्क रेखा पर हो रही है। अगर भारत के मानसून की बात करी जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसून क्षेत्र में पड़ता है भारत। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत किस मानसून के क्षेत्र में पड़ता है? तो भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है। ये जब आपको पेटियां बताएंगे, जब आपको क्लाइमेट के बारे में पढ़ाएंगे, विश्व के क्लाइमेट के बारे में पढ़ाएंगे, तो बताएंगे उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण क्या क्या होता है। ये सब हम लोग एक विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखिए कि भारत उष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। तो संपूर्ण वर्षा संपूर्ण भारत में दोस्तों क्या होती है? वर्षा होती है। 1 जून को भारत में टकराता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? मेघालय के मौसिनराम में। अब ये हवाएं ऐसे करके प्रवेश कर जाती हैं, किधर? पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ती हैं। तो पश्चिम में जाते जाते दोस्तों ये हवाएं अपनी नमी खो देती हैं। लास्ट में जब राजस्थान वाले क्षेत्र में पहुंचती हैं, इन क्षेत्रों में जो पहुंचती हैं, थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में, ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर पहले मरुस्थल रहा होगा, लेकिन हवाओं की दिशाओं के कारण धीरे धीरे ये किसमें चेंज हो गया? मरुस्थल में चेंज हो गया। ये हवाएं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपनी नमी खो चुकी होती हैं। तो बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। यहाँ पर हरियाली बिल्कुल ना के बराबर होती है। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? कैक्टस आपको मिलेगा देखने को, नागफनी जिसे आप लोग कहते हो, ऐसे करके पेड़ होता है जिसमें कांटे होते हैं, ये नागफनी कहलाता है। कैक्टस आपको देखने को मिलेगा, बबूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी अधिक नहीं मिलते हैं। वही पेड़ पौधे, वही जीव जंतु मिलेंगे जो कम पानी में अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर मरुस्थल क्यों है। अब इससे दोस्तों आपको एक बात समझ में आएगी, संपूर्ण विश्व के किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में आप अगर मरुस्थल देखेंगे तो हर देश के, हर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल मिलेगा। कहां पर मिलेगा? पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल मिलेगा। अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अटाकामा मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। अगर आप उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में सोनोरन पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। अगर आप अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सहारा, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। कालाहारी, नामिब, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। तो जितने भी महाद्वीप आप देखेंगे, एशिया में आप देखेंगे तो एशिया में गोबी, टकलामकान, मंगोलिया, ये भी दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में है। तो हर महाद्वीप में आपको पश्चिमी क्षेत्रों में ही क्या मिलेंगे दोस्तों? मरुस्थल मिलेंगे।
अच्छा दोस्तों, मरुस्थल शीत भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल बालू वाला ही मरुस्थल हो। आपके उसमें जब दिमाग में जैसे ही मरुस्थल कह दिया जाए तो आपके दिमाग में रेत, ऊंट और ये सब आने लगता होगा। मरुस्थल का मतलब होता है मरा हुआ स्थान। मरु और स्थल, मरा हुआ स्थान, जहां पर जीव जंतुओं की संख्या कम हो, वही क्या कहलाता है दोस्तों? मरुस्थल कहलाता है। तो शीत मरुस्थल भी हो सकता है, जैसे आपका साइबेरिया का मरुस्थल, और रूस में जो पाया जाता है साइबेरिया का मरुस्थल, वो एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। जैसे हमारे यहाँ लद्दाख का मरुस्थल, वो शीत मरुस्थल है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको पता चली। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में। बीकानेर और जैसलमेर में, राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। अब अगर बात करी जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश की, किसकी बात करी जाए? उत्तर प्रदेश की। हमारा प्यारा सा उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको पता है ऐसे करके ये सीमा है हमारे उत्तर प्रदेश की, ऐसे ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे ये मेघालय वाले क्षेत्र से लगा हुआ पॉइंट हमारा ये है। यहां पर दोस्तों पड़ता है गोरखपुर। क्या पड़ता है? गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। यहां इससे लगा हुआ हमारा स्थान है मथुरा। राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? मथुरा। तो सबसे कम वर्षा कहां होती है दोस्तों? तो मथुरा में होती है। तो संपूर्ण भारत का आपको पता चला। संपूर्ण भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिन नाम में। कहीं कहीं आपको पुरानी जो किताबें होंगी उसमें चेरापूंजी देखने को मिलेगा। मेघालय का मौसिन नाम किसके अंतर्गत आता है? तो गारो पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गारो पहाड़ी के अंतर्गत आता है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में होती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो सॉरी, मथुरा में होती है। अब मान लीजिए, इसको मिटा दें। अब मान लीजिए ये सब आप रट के गए और पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन फर्स्ट फर्रुखाबाद, सेकंड लखनऊ, थर्ड कानपुर और फोर्थ देवरिया। अब मान लो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप रट के गए गोरखपुर। उसने ये ना पूछकर आपसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसमें कौन सी निमोना विधि लगाएंगे? तो देखिए इसमें कौन सी निमोना विधि लगाएंगे? आप वही विधि लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। अब मान लीजिए आपको इनमें से कुछ नहीं पता। फर्रुखाबाद तो पता ही है, यहां पर वर्षा नहीं होती है। लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच में आता है, यहां भी नहीं होगी। कानपुर, लखनऊ के पड़ोस में कानपुर। देवरिया इतना तो पता ही होगा, नाम से ही इया आ रहा है, यानी पूर्वी जिला होगा। तो देवरिया ये वाला क्षेत्र है। तो इन सब में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? देवरिया। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? देवरिया। इन सब में पूछा जाता कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? तो फर्रुखाबाद। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है इसमें दोस्तों? फर्रुखाबाद। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद रखना है। तो ये था दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रवेश करता हुआ मानसून या आता हुआ मानसून कहा जाता है। आशा करते हैं इतना आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चंस कुछ रह गए हों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, आगे के मानसून के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, अल नीनो को समझेंगे। तो दूसरा वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को एक एक लाइक करिए और शेयर सभी लोग जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।